नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है साथियों, पशु परिचर भर्ती के लिए हमारे संपूर्ण मॉक टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज जारी है, उसका आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 13 को। अब तक हमने 12 मॉक टेस्ट पेपरों को संपूर्ण मॉक टेस्ट पेपरों को हमने याद किया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रिकों के माध्यम से, व्याख्या के माध्यम से आपको याद करवाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पेपर ऐसा ही आएगा। तो बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है मेरे दोस्तों, जिसमें आपको 3 घंटे का समय, प्रश्नों की संख्या 150 और अधिकतम अंक भी आपको 150 देखने को मिलेंगे। चलिए तो साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही वीडियो डले, वैसे तो आपको टेस्ट सीरीज़ तो आपके 12 बजे दिन में, यानी कि 12 PM पर आपको जो है टेस्ट सीरीज़ की क्लास डेली ही प्राइम पर मिलती है ना। तो इसका तो आपको पता ही है। बाकी आपके लिए जो हम डालते हैं करंट अफेयर्स, जो कि शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से आपको मिलती है मॉर्निंग में, बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेंट जो डेली के फैक्ट के रूप में प्रश्न बनते हैं, उनको आपके सामने पेश किया जाता है। तो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, इसलिए बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। RWS फैक्ट वाली क्लासें आपको मिलती हैं, जो आपको कहीं भी कभी भी देखने को मिल जाती है ना। उनका कोई फिक्स वो तो रूटीन तो नहीं बना है अभी अपना, लेकिन जो भी टॉपिक को लेते हैं हम फैक्ट के रूप में, तो उसका संपूर्ण निचोड़ आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से दिया जाता है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप एक बार देखें और उन सभी को देखें, आपको लाभ होगा। ठीक है, चलिए तो साथियों, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अपने साथियों तक क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, बिना टाइम वेस्ट करे। आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है एक आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न एक बोलता है कि कोंकण तीर्थ किस स्थान को कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं, इसको पुष्कर को कहा जाता है। ये आपके अजमेर में है साहब। ठीक है, अजमेर में स्थित है। चलिए पढ़े आगे, आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्राचीन शोणितपुर को अब किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन शोणितपुर को अब ब्याना के नाम से जाना जाता है। ब्याना को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? शोणितपुर, या फिर कहे श्रीपंत के नामों से जाना जाता था। ब्याना कहाँ है आपका? ब्याना है आपका है भरतपुर में। भरतपुर, ब्याना कहाँ है आपके? भरतपुर में साहब। ठीक है, चलिए सेकंड थर्ड प्रश्न है आपका, हड़प्पाकालीन कालीबंगा शहर से कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा शहर आपके राजस्थान में। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी आपकी विराटनगर हो जाएगी। ठीक है, विराटनगर हो जाएगी आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 5 है आपका, कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार पूछे गए हैं। तो कीर्ति स्तंभ शिलालेख के रचनाकार आपके महेश भट्ट थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपके 1460 ईस्वी में लिखी गई और इसके रचनाकार थे आपके महेश भट्ट जी। ठीक है, चलिए, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो अजमेर नगर की जब स्थापना होती है, उससे पहले अजमेर के जो चौहान थे, उनकी राजधानी आपके सांवर हुआ करती थी। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो साथियों, अजमेर की स्थापना कब होती है आपकी? तो अजमेर नगर की जो स्थापना होती है, मैं आपको बता दूं, ये होती है आपके करवाता कौन है, यानी अजमेर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया आपके अजय राज। जो अजय राज है, अजय राज है ना, तो अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया मेरे दोस्त। इसको थोड़ा, अब ठीक है, अजय राज ने 1113 ईस्वी में, 1113 में
जो है अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया साहब, दुर्ग बनवाया। और उसी वक्त आपके अजमेर की स्थापना होती है। ठीक है, अजमेर की स्थापना होती है आपके 1113 ईस्वी में। और इसी अजयराज जो है अर्णोराज के पिता थे, जो कि आपके इन्होंने क्या किया था, एक चलाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो सिक्के चलाए थे वहाँ पर, सोमलेखा इनकी पत्नी थी, उनके नाम पर, तो अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलाए थे। सिक्के, पत्नी के नाम के सिक्के चलाए। सिक्के से हम कह सकते हैं कौन से, उन पर लिखा होता था अजय प्रिय द्रम्ब। अजय प्रिय द्रम्ब जो है सिक्कों पर लिखा हुआ होता था। ठीक है, तो याद रखना ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आपके अजमेर को लेकर। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न कि किस शासक को हसमत वाला शासक कहा जाता है। तो हसमत वाला शासक आपके राव मालदेव को कहा जाता है, हसमत वाला शासक। साथियों, राव मालदेव आप सभी जानते हैं जोधपुर के शासक थे, और इन्हें जो है मारवाड़ का पितृहंता शासक भी इनको कहा जाता है। तो दूसरी इनकी उपाधि भी कह सकते हैं आप कि मारवाड़ का पितृहंता शासक। इनको कहा जाता था। ठीक है, और बात करें इनकी, तो अच्छा हसमत वाला शासक तो इनको कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था। तो हसमत वाला शासक कहा था इनको फरिश्ता। फरिश्ता कौन था, इतिहासकार था साहब। फरिश्ता ने कहा, हसमत वाला शासक किसने कहा था, तो फरिश्ता ने कहा था। बात करें फरिश्ता ने एक और जो इन्होंने युद्ध किया था, ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है आपके 1544 में। तो फरिश्ता ने जब इस युद्ध का वर्णन किया था तो शेरशाह का कथन भी फरिश्ता ने ही कहा था। फरिश्ता से आपको ये भी याद रखना है कि शेरशाह ने कहा था, शेरशाह ने क्या कहा था, कथन है उसका कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह जीत हासिल हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह सूरी का शब्द है, फरिश्ता के द्वारा बताया गया है, ये समझिए आप। ठीक है, तो मेड़ता में आपके ग्रीष्ममेल का युद्ध होता है 1544 में, है ना, याद रखना। जिसमें मालदेव तो खैर भाग नहीं लेता है, क्योंकि सेना के बीच में जो है अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो इसके जो सेनापति थे जैता रघुपा, उन्होंने युद्ध किया, भयानक युद्ध किया, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि बड़ी कठिनता से शेरशाह ने इस युद्ध को जीता था, और तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह जीत हासिल हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये बात बताई किसने है, हमके फरिश्ता ने बताई है साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपना 8वां प्रश्न है, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये राणा लाखा के समय आपके पिछोला झील का निर्माण होता है। निर्माण किसने करवाया, तो पिछू नामक बंजारे ने करवाया। उदयपुर के समीप पिछोला गांव में पिछोला झील का निर्माण करवाया। राणा लाखा के समय ही आपके जो है चांदी की खानों से चांदी का निकलना प्रारंभ होता है यहाँ पर। ठीक, चलिए गिंगोली युद्ध का किसके मध्य हुआ था। गिंगोली युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो गिंगोली का युद्ध होता है आपके जयपुर और जोधपुर के मध्य होता है। गिंगोली का युद्ध होता है 1807 में जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के महाराजा मान सिंह राठौड़ के बीच।
जिसमें जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड की विजय होती है। अच्छा, गिंगोली युद्ध होता क्यों है? ये होता है आपके कृष्ण कुमारी विवाद के ऊपर। कृष्ण कुमारी आपने पढ़ी होगी बिल्कुल हिस्ट्री में, जब पढ़ी होगी तो। कृष्ण कुमारी जो मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह की पुत्री, जिसका विवाह किससे होता है? भीम सिंह की पुत्री यानी कृष्ण कुमारी का विवाह होता है मारवाड़ के भीम सिंह से। मारवाड़ के भीम सिंह से, ठीक है। अब मारवाड़ के भीम सिंह की जो है मृत्यु हो जाती है शादी से पहले। तो क्या होता है कि मेवाड़ का जो भीम सिंह है, कृष्ण कुमारी का विवाह जो है आपके जयपुर राजघराने में कर देता है। अब मारवाड़ का जो भीम सिंह था, उसका छोटा भाई था मान सिंह राठौर। मान सिंह राठौर को ये बात सही नहीं लगी कि अब सगाई वही हो चुकी है तो दुल्हन तो यहीं आएगी मारवाड़ में। तो मारवाड़ के मान सिंह और जयपुर के महाराजा जगत सिंह सेकंड, और जगत सिंह सेकंड का आपके मेवाड़ के भीम सिंह ने साथ दिया था। तो इन दोनों के बीच में गिंगोली युद्ध होता है आपके 1807 में, जिसमें जगत सिंह की विजय होती है। हालांकि कृष्ण कुमारी को जो है जहर देकर मार दिया जाता है बाद में जाके। ये विवाद थमता नहीं है यहाँ पे भी। तो ये जो घटना है ये मेवाड़ पर जो है कलंकित वाली घटना थी, ठीक है। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है 10वां कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। तो भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा मीरपुर का, ठीक है। तो राणा पुंजा जो है भील सेना का कमांडर था। नेक्स्ट है आपका विक्टोरिया हॉल म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया हॉल म्यूजियम आपके उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर ज़िले में स्थित है। अच्छा, विक्टोरिया हॉल उदयपुर में है, तो आप बताइए अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है और किसने बनवाया था और किसके आगमन पर बनवाया था? ये आपको जवाब देना है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको बताना है, ज़िला बताना है, अल्बर्ट हॉल कहाँ है, ठीक है। कमेंट में बताइए। बाकी मैं आपको बता दूँ कि प्रिंस अल्बर्ट के आने पर, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर ये जो है बनाया जाता है। आगमन पर राम सिंह सेकंड, राम सिंह द्वितीय यानी कि सेकंड ने बनवाया था। अब आप बताइए किस ज़िले में बनवाया था, ठीक है। इन्हीं 4 ऑप्शन में ही आपको एक ऑप्शन राइट आंसर है उसका। तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। विक्टोरिया हॉल म्यूजियम आपका उदयपुर में हो गया, तो अल्बर्ट हॉल कहाँ है? और अल्बर्ट हॉल का निर्माण प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर राम सिंह सेकंड ने करवाया था। अब कहाँ करवाया वो आप बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 12वां क्वेश्चन है कि किस युद्ध को कर्नल टॉड ने मैराथन का युद्ध कहा है? तो कर्नल टॉड ने मैराथन का युद्ध कहा देवेर के युद्ध को, ठीक है। इस युद्ध में 1582 में राणा प्रताप ने मुगल सेना को परास्त किया और अपने खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार किया। देवेर युद्ध देवेर कहाँ है? आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। जो स्थान है देवेर, ये राजसमंद में, और यहाँ पर आपके देवेर का युद्ध होता है, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने मैराथन का युद्ध कहा। प्रताप का मैराथन कहते हैं इसे, ठीक है। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था ये किन किन के मध्य लड़ा गया था ये आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता होगा, मुझे विश्वास है। तो ये आपके राणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह, ठीक है,
तो राणा अमर सिंह और अकबर के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था मुग़ल साम्राज्य के बीच, मुग़ल सेना के बीच में। तो मुग़ल सेना को जो है राणा अमर सिंह ने अपनी सूझबूझ के अनुसार जो है पराजित किया और जो अपने खोए हुए प्रदेश थे उन पर अधिकार किया। इसलिए कर्नल टॉड ने इसे जो है मैराथन का युद्ध कहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 है आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम आपकी शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी से। ठीक है, 1857 क्रांति की शुरुआत 28 मई नसीराबाद अजमेर से न्यूबरी नामक अधिकारी को मार कर की और क्रांति का अंत सीकर में होता है। तो क्रांति का अंत कहाँ हुआ? सीकर में, और शुरुआत हुई आपके नसीराबाद छावनी से। अच्छा, पूछ लिया जाए कि भारत में मतलब देखा जाए भारत में शुरुआत पूछी जाए तो कहाँ पर हुई? तो भारत में कहाँ से हुई? ठीक है, सर्वप्रथम शुरुआत तो ये होती है 57 क्रांति की मतलब शुरुआत थी। अगर देखें राजस्थान शब्द ना आए तो आपको मेरठ देखने को मिलेगा, ऑप्शन में मेरठ से हुई थी साहब। ठीक है, और ये शुरुआत हुई थी आपकी 10 मई को शुरुआत हो गई थी। वैसे अगर बात करें कि रंगोजी बापू और शायद अजमुल्ला खां, इन दोनों ने जो है जो प्लानिंग की थी, एक प्रकार से रणनीति बनाई थी कि भाई 31 मई को जो है हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो पूर्व निश्चित तिथि थी 31 मई, जबकि शुरुआत हो गई 10 मई को तो यहाँ हो गई मेरठ से, और 28 मई को आपके जो है राजस्थान के नसीराबाद से हुई, है ना। तो इस प्रकार से होती है शुरुआत। और ट्रिक तो आपको याद होगी मेरे दोस्त, मैंने हर उसमें प्रश्न बताई है कि ए नन्नी ब्याह देखन चली, ए नन्नी ब्याह देखन चली। आपकी 6 जो छावनियाँ हैं इनको याद कर लीजिए। ए से आपका एरनपुरा छावनी, न से आपका नसीराबाद छावनी, नी से आपका नीमच छावनी, और ए नन्नी ब्याह देखन चली, ब्याह से आपका ब्यावर छावनी, और दे से आपका देवली छावनी, और ख से आपका खैरवाड़ छावनी। अच्छा, प्रश्न एक और बनता है कि निम्न में से 2 छावनी आपकी ऐसी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था, तो वो थी आपकी खेरवाड़ा और दूसरी आपको बतानी है। ठीक है, ये प्रश्न है आपके लिए। खेरवाड़ा के अलावा कौन सी छावनी थी जिसने 1857 क्रांति में पूर्णतः भाग नहीं लिया था? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 14 है आपका, निम्न में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह साहब। ठीक है, चलिए किस राज्य ने सबसे अंत में 1823 में संधि की? तो ये थे आपके सिरोही राज्य ने सबसे अंत में जो है 1823 में संधि की थी अंग्रेजों के साथ। ठीक है, निम्न में से किस तारीख को राजस्थान का उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए थे? तो ये था आपका 1 अक्टूबर 1952 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो कृष्णा दिवस आपके जोधपुर राज्य के जो प्रजामंडल है, यानी जोधपुर के जो प्रजामंडल था उसने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय आपके 1 नवंबर 1956 को होता है साहब। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था लास्ट में। ठीक है, चलिए राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ आप सभी जानते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से जो है प्रारंभ होता है सर्वप्रथम, जो कि 44 वर्ष चला था। सबसे लंबा जो चलने वाला किसान आंदोलन है वो था हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये आपके जो है 3 चरणों में पूर्ण हुआ था, है ना, जिसमें आपके 3 चरणों में पूर्ण हुआ था और 44 वर्ष तक चला था। ये आपके शुरू हुआ था
बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 1800, ठीक है, ये आपके शुरू हुआ था 1897 से 1897 से आपके 1941 तक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। जब बिजोलिया है कहाँ, वैसे बिजोलिया आपके भीलवाड़ा में है, ठीक है। चलिए, किसान कौन से थे, तो याद रखिएगा किसानों से ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो किसान थे हमारे धाकड़ जाति के किसान आपके बिजोलिया किसान आंदोलन में इकट्ठे हुए थे। आपके गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ के पिता का मौसर था, वहाँ पर है ना, जो है इकट्ठे हुए थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है आपकी स्क्रीन पर कि भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे। तो भारत संघ पर अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे आपके बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। प्रथम से प्रथम मिला लेना, ठीक है, प्रथम से प्रथम मिला लीजिए, शार्दुल सिंह प्रथम हो जाएंगे साहब, ठीक है। चलिए, तो बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, किस समाचार पत्र का प्रकाशन बरदा से हुआ था। तो बरदा से आपका राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र जो प्रकाशित होता था। 1919 ईस्वी में पथिक जी की संपादकता में बरदा में राजस्थान केसरी का प्रकाशन शुरू किया गया। इस समाचार पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई थी। किसने उठाई, सेठ जमनालाल बजाज जी ने उठाई थी साहब, ठीक है। चलिए, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन था। तो 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार था हमारे राणावत। जागीरदार कौन थे, राणावत थे साहब। चलिए, राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है आपकी कांता खातुरिया। कौन बनती है, कांता खातुरिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित प्रसिद्ध नौखला बावड़ी, नौखला नहीं है ये नौलखा बावड़ी है, नौलखा बावड़ी है, ठीक है। नौलखा बावड़ी, ठीक है। नौलखा भी और नौखला दोनों ही शब्द देखने को मिल सकते हैं। तो नौलखा बावड़ी का निर्माण आपके करवाया था प्रेमल दे, या फिर कहे हम प्रेमल दे। डूंगरपुर के शासक रावल आस्करण की पत्नी थी प्रेमल दे। डूंगरपुर में नौखला यानी नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि आस्करण ने बैणेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बैणेश्वर का जो मंदिर है उसका निर्माण आस्करण ने करवाया था, और आस्करण की पत्नी प्रेमल दे ने जो है नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया साहब। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25वां, किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजकर जो है मदद मांगी थी आपके, तो किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो रानी कर्मावती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। ये बात है मेरे साथियों 1534 ईस्वी की। 1534 33-34 आप में जो है महाराणा सांगा का पुत्र था विक्रमादित्य, जो कि बहुत ही छोटा था, और उनकी पत्नी थी कर्मावती, सांगा की पत्नी। तो 1534 में जो है गुजरात का शासक था बहादुर शाह, वो आक्रमण करता है आपके मेवाड़ पर। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और चित्तौड़ की रक्षा के लिए जो है कर्मावती जो है हमारी, कर्मावती से आपको कर्णावती भी देखने को मिलेगा कहीं कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो राखी भेजकर सहायता मांगी थी, सहायता की याचना की थी बिल्कुल हुमायूं से, लेकिन समय पर जो है सहायता नहीं मिली, और जिस वजह से कर्मावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रमादित्य और उदय सिंह आप जानते हैं
महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है, तो इन दोनों को मायके भेज दिया था। इनका मायके था बूंदी में। ठीक है, तो वहाँ पर भेजा और चित्तौड़ की रक्षा का जो भार सौंपा था, चित्तौड़ की रक्षा का भार सौंपा था देवलिया का ठाकुर था बाघ सिंह। देवलिया का ठाकुर बाघ सिंह को सौंपा और बाघ सिंह ने जो है राज चिन्ह धारण किए और बहादुर शाह का सामना किया। बहादुर शाह से बहुत ही बढ़िया युद्ध लड़ा, लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वीरगति को प्राप्त हुए, यानी केसरिया किसने किया? केसरिया किया बाघ सिंह ने। और जौहर करती है हमारी कर्मावती 1534 में 1300 महिलाओं के साथ जौहर किया था ये। ठीक है, इस घटना को चित्तौड़ का दूसरा साका कहते हैं। पहला साका आप सभी जानते हैं पद्मिनी के टाइम पे हो गया था 1303 में, है ना। तो याद रखिएगा, इससे रिलेटेड फैक्ट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना आपके अर्जुन लाल सेठी जी ने की थी साहब। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 27वां क्वेश्चन कि हाँ जी, अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? तो आप सभी जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई के बारे में खिजरली गांव में लगता है। 1730 ईस्वी में खिजली गांव जोधपुर ग्रामीण में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 महिला और पुरुषों ने वृक्ष की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया था। ठीक है, तो 1730 में आपके खिजली खंड होता है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 28। किस समाज सेवी को दादा साहब के उपनाम से जाना जाता था? दादा साहब के उपनाम से जाना जाता था आपके हरिभाऊ उपाध्याय जी को। और हरिभाऊ से ही आपको याद आना चाहिए करंट का क्वेश्चन, आपके 45वें राज्यपाल बने, 45वें राज्यपाल बने हैं आपके हरिभाऊ बागड़े जी। ठीक है, तो हरिभाऊ बागड़े जी आपके 45वें राज्यपाल बने हैं। और हरिभाऊ उपाध्याय को जो है दादा साहब के नाम से उपनाम से जाना जाता था साहब। मारवाड़ की नूरजहां कहलाती है आपकी गुलाब राय। ठीक है, चलिए किस शहर को बीहड़ों वाला नगर कहते हैं? तो धौलपुर शहर को जो है बीहड़ों वाला नगर कहते हैं। बीहड़ों वाला नगर कौन सा हो जाएगा? धौलपुर शहर आपका। चंबल के डाकू आप सभी जानते हैं, चंबल के डाकू, धौलपुर करौली टोंक, है ना। तो धौलपुर में जो है बीहड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं, ऐसे मान लीजिए आप, तो इसलिए इसे बीहड़ों का नगर कहते हैं। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो पिछोला झील में आपके जगत निवास महल का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो करवाएगा तो जगत सिंह। ऐसे भी प्रश्नों को सही किया जा सकता है। जैसे अब आप देख सकते हैं इसमें जगत निवास महल है, तो कोई भी राजा बनवाता था तो वो ज़्यादातर अपने नाम से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ करवाता था, है ना, बनवा रहा है। तो अब अमर सिंह द्वितीय और भीम सिंह, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दिए आपने। अब बचे आपके जगत सिंह प्रथम और द्वितीय। तो आप अगर तुक्का भी मारते हैं तो सही होने के चांस आपके बनते हैं। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जो है पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया था साहब। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण 1746 ईस्वी में जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था, परंतु जगमंदिर महल का निर्माण महाराणा करण सिंह ने प्रारंभ किया और उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया था। तो जगत सिंह प्रथम ने तो कौन से बनवाए आपके जगमंदिर महल, अगर पूछा जाए तो आपके जगत सिंह प्रथम ने बनवाए, पूर्ण करवाए। वैसे करण सिंह ने प्रारंभ किए थे, करण सिंह का पुत्र था जगत सिंह प्रथम, इसने पूर्ण करवाया था। और जगत सिंह द्वितीय ने आपके जगत निवास महल का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान उच्च राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो प्रथम राज प्रमुख आपके महाराजा मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। ठीक है,
जब राज प्रमुख का पद सृजित किया गया तो आपके महाराजा मानसिंह द्वितीय को जो है प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। चलिए, 21 अगस्त 1857 को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? तो 21 अगस्त 1857 को आपकी जोधपुर लीजियन की जो है शुरुआत होती है साहब, जोधपुर लीजियन की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने प्रश्न नंबर है 34। ठीक है, तो 34 प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसने लागू की? तो ये की थी आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। पंचायती राज व्यवस्था नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू जी ने लागू की। सागड़ी प्रथा का अन्य नाम बताइए। तो सागड़ी प्रथा आपके का अन्य नाम हो जाएगा बंधुआ मजदूर प्रथा। बंधुआ मजदूर प्रथा सागड़ी प्रथा कहलाती है। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेधित की गई थी, यानी सती प्रथा पर रोक लगाई गई सर्वप्रथम आपके जयपुर में साहब, जयपुर जिले में सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। गौना रस्म किससे संबंधित है? तो गौना रस्म आपके विवाह से संबंधित है, आप सभी जानते हैं। फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना जाना इस रस्म के बाद ही शुरू होता है। इस रस्म में वस्त्र और नकदी दी जाती है, कुछ उपहार दिए जाते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके बीकानेर की 1936 में हुई थी। तो 1936 में आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं आपके मेघाराम जो वैद है, मेघाराम वैद जी। ठीक है, तो मेघाराम कौन करते हैं? मेघाराम। चलिए फिर से लिख लेते हैं, मेघाराम वैद। मेघाराम वैद जो है 1936 में आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। और बात करें तो बीकानेर प्रजामंडलों में आपके 3 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना बाहर हुई थी। एक तो आपका बीकानेर, जिसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसकी हुई थी आपके कलकत्ता में स्थापना हुई। और दूसरा था आपका भरतपुर और तीसरा था आपका सिरोही। इन तीनों प्रजामंडलों की स्थापना आपके राजस्थान से बाहर हुई। भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में और सिरोही की हुई थी आपके बम्बई में। अच्छा, और ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है आपके 1934। तो 1934 में आपके जो है बूंदी प्रजामंडल की मारवाड़ की होती है 1934 में। मारवाड़ में आपका हड़ौती आ जाता है ना, तो इसकी होती है बिल्कुल हड़ौती मारवाड़ प्रजामंडल, यानी कि नहीं मारवाड़ में हड़ौती थोड़ी आता है यार, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मारवाड़ और हड़ौती दोनों की ही 1934 में हुई थी, है ना, इतना याद रखिए आप। तो एक तो मारवाड़ की 1934 में, और 1934 में आपकी हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई। ठीक है, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। अच्छा, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? तो 1934 में भंवरलाल सर्राफा के द्वारा। हड़ौती प्रजामंडल की 1934 में आपके पंडित नैनूराम शर्मा ने की। अब हड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना होती है ये जो है आगे तक ज़्यादा नहीं चलती हैं प्रजामंडल, तो फिर आपके कोटा प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 में, और यही करते हैं नैनूराम जी ही। ठीक है, बात करते हैं 1931 की। तो 1931 में आपके जो है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना और किसने की थी? तो कांतिलाल चौथानी जी ने की थी। ठीक है, 1934 में आपके मारवाड़ और हड़ौती प्रजामंडल। मारवाड़ की स्थापना आपके भंवरलाल सर्राफा ने की और हड़ौती की आपके नैनूराम शर्मा जी ने। नैनूराम शर्मा जी ने फिर हड़ौती का प्रजामंडल जो है सही से नहीं चला था, तो फिर जो है आपके कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी 1939 में, और 1936 में आपका हो ही गए बीकानेर प्रजामंडल, जिसकी मेघाराम वैद ने स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 39वां प्रश्न।
मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में आपके विलय तो मत्स्य संघ का राजस्थान में आपके 15 मई 1949 को विलय किया गया था। 5वें चरण के अंतर्गत बृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को मत्स्य संघ व निमराना ठिकाने का विलय कर इसका नाम जो है संयुक्त बृहद राजस्थान रखा गया आपके। ठीक है, बृहद राजस्थान और मत्स्य संघ को मिलाकर जो है और निमराना जो ठिकाना है इनको मिलाकर आपके संयुक्त राज्य बृहद राजस्थान इसका नाम रखा गया। ठीक है, चलिए, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? तो आप सभी जानते हैं जल दुर्ग में आता है। जल दुर्ग ये चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, जैसे गागरोन का दुर्ग यानी आपका झालावाड़ और भैंसरोड दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये चारों ओर से जो है पानी से घिरे हुए हैं। ठीक है, चलिए बताइए, प्रश्न है आपके लिए कि जो गागरोन दुर्ग है किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी पर है? तो उस नदी का आपको किस नदी पर है, नदी का नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका जूनागढ़ किले का पूरा नाम निम्न में से कौन सा था? अच्छा, जूनागढ़ किले का नाम हो जाएगा आपके चिंतामणि। चिंतामणि जूनागढ़ को कहा जाता था। ठीक है, चलिए, 42वां प्रश्न है आपका दिलवाड़ा आबू के निकट मंदिर परिसर में मंदिरों की कुल संख्या है? तो दिलवाड़ा आबू के निकट जो है मंदिर परिसर में 5 मंदिर आपको देखने को मिलने वाले हैं साहब। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका करौली मंदिर परिसर का संबंध किस वंश के शासकों से है? तो करौली मंदिर परिसर का आपके यदुवंशी यहाँ पर थे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में स्थित है। कहाँ है? बूंदी में स्थित है साहब। जब तो ये हो जाएगी आपकी 84 खंभों की छतरी बूंदी में। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है आपका 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो 80 खंभों की छतरी आपके कहाँ है? अलवर में है साहब, अलवर में। ठीक है, 80 खंभों की छतरी अलवर में है और 84 खंभों की छतरी आपके बूंदी में हो जाएगी। ठीक है, 84 खंभों की छतरी का निर्माण आपके राव अनिरुद्ध सिंह ने अपने दहाई देवा की याद में करवाया था। ठीक है, जबकि जो 80 खंभों की छतरी है अलवर में उसका निर्माण आपके अलवर नरेश बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी बख्तावर सिंह के पासवान के याद में मूसी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। तो बख्तावर सिंह की पासवान मूसी महारानी के उस पर बनवाया था, मतलब याद में आप कह सकते हैं 80 खंभों की छतरी बनवाई। और बनवाई किसने थी? तो विनय सिंह ने बनवाई थी अलवर में। ठीक है, जबकि बूंदी में आपके 84 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण करवाया अनिरुद्ध सिंह ने। ठीक है, चलिए, अच्छा, ये आगे दूसरा ही क्वेश्चन है 45वां आपके मूसी महारानी की छतरी। तो ये आपके अलवर में है, जिसे हम कहेंगे 80 खंभों की छतरी। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? तो विनय सिंह ने करवाया था। मूसी महारानी जो है पासवान थी बख्तावर सिंह की। ठीक है, चलिए, बीकानेर की किस हवेली को सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त है? तो सबसे प्राचीन आपके रामपुरिया हवेली हो जाएगी। अब राम जी तो पुराने समय के थे, आप सभी जानते हैं। तो राम जी पुराने थे तो पुरिया यानी पुराने, राम जी पुराने, रामपुरिया हवेली भी पुरानी, सबसे प्राचीन हवेली का गौरव भी प्राप्त है साहब। ठीक है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी आवानेरी दौसा जिले के बांदीकुई के निकट आवानेरी नामक स्थान पर राजस्थान की सबसे सुंदर बावड़ी स्थित है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गागरोन दुर्ग में स्थित मीठे शाह की दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? तो ये है आपकी हमीदुद्दीन चिश्ती से संबंधित। ठीक है, मीठे शाह की दरगाह
हमीदुद्दीन चिश्ती से जो है संबंधित है। ठीक है, और कमेंट में आपने कर दिया होगा कि गागरान दुर्ग किस नदी के किनारे पर है, मतलब किन किन नदियों के किनारे पर है। तो मुझे उम्मीद है कमेंट में आपने आंसर दे दिया होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो गागरान दुर्ग जो है आपके आहू और काली सिंध नदी पर है। कौन सी? आहू काली सिंध। ठीक है, आहू और काली सिंध नदी पर स्थित है। अगर पूछ ली जाए पहाड़ी, तो पहाड़ी है आपके यहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ी है साहब, मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स है यहाँ पर। और बात करें हम मीठे साग की दरगाह, आपके हमीदुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। और हम बात करें तो इस हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण से अगर पूछ लिया जाए तो ये करवाया था आपके औरंगजेब ने। औरंगजेब ने जो है आपके मीठे शाह की दरगाह, जिसे हम हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह थे, वो संत शेख हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी, जिसे मीठे शाह की दरगाह के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण आपके औरंगजेब ने करवाया था, गागरान दुर्ग में करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? तो बनी ठनी चित्र के चित्रकार थे आपके निहाल चंद जी, जिनका पूरा नाम था मेरे दोस्त मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है, तो ये आपके बनी ठनी चित्र के चित्रकार थे। बनी ठनी का जो चित्र है ये आपके सावन सिंह की प्रेसी थी, जिसका चित्र मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया। और ये चित्र जो है राधा के रूप में बनाया गया था, राधा रानी जो है हमारी, उसके रूप में ये बनाया गया था। मोरध्वज निहाल चंद ने कहा कि भाई राधा के रूप में मैं ये चित्र बनाऊंगा, बनी ठनी। और बात करें बनी ठनी के बारे में, तो बनी ठनी चित्र को जो है भारत की मोनालिसा कहा था। किसने कहा था बताइए कमेंट में। चलिए, तो भारत की मोनालिसा कहा था आपके एरिक डिक्सन ने जो है से भारत की मोनालिसा कहा था। और बात करें बनी ठनी से, तो इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो डाक टिकट जारी हुआ था आपके 5 मई 1973 को जो है 5 मई 1973 को डाक टिकट जारी होता है। और इसमें अगर बात करें हम और डीपली अगर प्रश्न पूछता है बनी ठनी से, तो प्रश्न बनता है आपका कि ये जो चित्र है आपका बनी ठनी, ये किस शैली में बना है? तो शैली से अगर पूछ लिया जाए तो आपके किशनगढ़ शैली हो जाएगी साहब, किशनगढ़ चित्र शैली हो जाएगी। और अगर पूछा जाए और भी डीपली अगर एग्जामिनर पूछता है तो इससे पूछ सकता है कि किशनगढ़ चित्र शैली में जो बनी ठनी चित्र बना है, इस चित्र में मुख्यतः किस आभूषण का चित्रण हुआ है? तो आभूषण आपने जब बनी ठनी का चित्र आप देखेंगे, और देख ही लिया होगा आपने, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए कि इसमें आपको नाक का आभूषण जो है विशेष दिखेगा। नाक का जो आभूषण है विशेष दिखेगा। ठीक है, नाक का आभूषण आपको विशेष दिखेगा जिसमें जिसका चित्रण हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे बनी ठनी को लेकर जो जितने प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको बताने की कोशिश की है। चलिए तो साथियों, आज के लिए इतना ही।
50 प्रश्न हमने पार्ट 1 है ये हमारा कर लिए हैं। बाकी प्रश्नों को हम करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 2 में यानी 51वें प्रश्न से हम शुरू करेंगे और अपने 150वें प्रश्न तक इसका समापन करेंगे साहब, ठीक है। चलिए साथियों, तो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, है ना। और कैसी लगती है क्लास वो ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रो करने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए भी ये लाभदायक है, ठीक है। अपनी जितनी बड़ी फैमिली होगी उतना ही हमें अच्छा फील रहेगा, ठीक है। तो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप मज़े से पढ़िए और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करिए। चलिए तो साथियों, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ने की जो है आपके सपने हैं उनको पूरा करिए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने पार्ट 2 के साथ। इसी मॉडल पेपर के पार्ट 2 के साथ हम मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।